हेलो एवरीवन। तो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या क्या डिस्कस करना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 3 अपने लॉ हैं वो डिस्कस करने हैं। लीनियर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन डिस्कस करना है। कुछ एक फोर्सेज डिस्कस करने हैं जो अपने मैकेनिक्स में काम आएंगे। ठीक है, उसके साथ में अपने को फ्रिक्शन पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा एक वॉल्यूम इसका बना दूँ और एक अपना पूरा फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ मैं। न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट है कि जब फोर्स अपना ज़ीरो हो, अप्लाइड फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, दोनों सेम चीज़ होती है। जो एक्सटर्नल होता है वही अप्लाई करते हैं। तो जब फोर्स ज़ीरो हो, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, तो उसका क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। भाई जब फोर्स अपन जानते हैं F = मास इंटू एक्सेलरेशन, जब किसी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और एक्सेलरेशन ज़ीरो क्या शो करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। बस यही है उसका अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इतना ही याद रखना है, कॉन्सेप्ट इसी में छुपा है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है अगर किसी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स ज़ीरो है तो वो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो उसकी पहले थी, यानी कि या वो रहने की ट्राई करेगा। जैसे मैं बोलूँ कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, उस पर अप्लाइड फोर्स 0, तो वो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। यानी वेलोसिटी पहले भी 0 बाद में भी 0, यानी वेलोसिटी अपनी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, कोई बॉडी v स्पीड से या v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, जो मूव कर रही है अगर उस पर अप्लाइड फोर्स 0 है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी या उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो जा रही है वही रहेगी। तो यानी वेलोसिटी अपनी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ में एक टैग और याद करना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन स्ट्रेट लाइन। किस मोशन की बात कर रहा है, इस टैग को क्यों याद रखना है, इन स्ट्रेट लाइन। इसका देखो क्यों याद रखना है, मान लो कोई पार्टिकल है, m मास का ऑब्जेक्ट है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है। इस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो फोर्स 0, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये किसी टाइम बाद ये ऐसे चला जाए तो ये लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपना यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ फोर्स अभी 0 नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसीलिए बोला है। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है, अगर मान लो वेलोसिटी क्या होती है अपनी, वेलोसिटी में 2 चीज़ होती है, एक एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ये वाला पोर्शन क्या शो करता है कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ अलग है, जबकि ऐसा फोर्स के बिना नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन 0 नहीं है यहाँ पे। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल ये थी, फाइनल ये वाली है। इसका मतलब चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसलिए इसने वर्ड यूज़ लिया है इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तभी ये लॉ अपना वैलिड है, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर कर्व लाइन में मोशन होगा तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है, कर्व लाइन में अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब अपना एक्सेलरेशन 0 नहीं रहा। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके 1-2 एग्जांपल देता हूँ मैं। अब देखो आप चाहो कि सारे एग्जांपल यहाँ डिस्कस हो जाएं कि फर्स्ट लॉ पे कौन कौन से एग्जांपल बेसिस होते हैं। सिंपल अपने को पता है कि जब अपन भाग रहे होते हैं तो अपनी स्पीड आगे की ओर क्यों जाती है, वो तो है इनर्शिया की वजह से। यानी कि अपने पास अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो अपनी स्पीड क्या रहना चाहती है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की डाली से कोई फल लटका है, तो इसका मतलब ये है अगर जब उस डाली को ज़ोर से हटा दिया जाता है, मान लो अपने पेड़ की कोई ब्रांच है, उस पर फ्रूट है, तो उस डाली को अगर ज़ोर से हटा दिया जाए तो फ्रूट नीचे आ जाता है। उसके पीछे रीज़न कि
इसको इतनी वेलोसिटी दी जाती है कि इसको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, ये यहाँ से हट जाता है और ये यहीं की यहीं रह जाता है और ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक स्ट्रिंग बंधी है मास m से, ठीक है, साथ में एक और स्ट्रिंग है, इसका नाम मैंने दिया है a, b और c। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है when string is pulled down from point C पॉइंट से इस रस्सी को नीचे खींचा जाता है। ठीक है, ये तो इसने दिया है, तो आपको बताना है द स्ट्रिंग विल ब्रेक फ्रॉम पॉइंट इफ सडनली पुल्ड एक तो देखो मैं अपना समझा देता हूँ कि अपना ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, ये आपको दिए गए हैं। उसने पूछा है कि जब सी पॉइंट से इस रस्सी को खींचा जाता है तो ये रस्सी कहाँ से टूटेगी। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है अगर इसको सडनली खींचा जाता है तो कहाँ से टूटती है, अगर इसको धीरे धीरे खींचा जाता है तो कहाँ से टूटती है। दोनों चीज़ों में पीछे रीज़न है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जब इसको सी पॉइंट से सडनली खींचा जाता है तो ये कहाँ से टूटेगी, तो ये टूटेगी इस वाले पॉइंट से। ये जो इसको अगर मैं बी पॉइंट नाम देता हूँ, इसको मैं बी डैश पॉइंट नाम दे दूँ, तो ये बी डैश से टूटेगी। इसके पीछे वही रीज़न, जब आपने इसको झटके से खींचा तो इस वाली रस्सी को तो पता ही नहीं चला हुआ क्या। भाई आपने इसको इतना टाइम ही नहीं दिया कि इस रस्सी तक टेंशन पहुँचे। देखो इस रस्सी में टेंशन है, वो किसकी वजह से है, इस मास की वजह से। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, आपने इसको झटका दिया तो ये यहाँ से ब्रेक होगी। जैसे वो डाली वाला एग्जांपल था, आपने इसको झटका दिया तो ये यहाँ से ब्रेक होती है। तो ऐसे ही इसको जब आप झटका दोगे तो इस वाली रस्सी तक कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, तो ये ब्रेक कहाँ से होगी, बी डैश से। जैसे ही इसको धीरे धीरे खींचोगे, अगर स्लोली बोलता वर्ड तो क्या होता, जैसे मैंने इसमें धीरे से टेंशन दिया, टेंशन यहाँ भी आया। ठीक है, अब मास है, मास के बाद जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसमें भी टेंशन जाएगा। भाई ये मास की वजह से इसमें टेंशन था, आपने इसको धीरे से खींचा तो इसमें भी टेंशन गया, और थोड़ा और धीरे से और खींचा तो इसमें और टेंशन गया। अब देखो, अब ये पूरी रस्सी एक रस्सी की जैसे बिहेव करेगी। अगर स्लोली खींचोगे तो ये यहाँ से टूटेगी। समझ आ रहा है कि भाई ये स्लोली खींचने पे इसका बिहेव कैसा होगा। ये पूरी क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो धीरे खींचोगे तो इसमें अपना मोशन तो नहीं कह सकता, इसमें जो टेंशन है वो धीरे धीरे इस पॉइंट तक फ्लो होगा, और जब सडनली खींचोगे तो ये पॉइंट यहाँ से ब्रेक होगा। इसके पीछे रीज़न, इस वाली टेंशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना किसी पे है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, कि इसका एक्सेलरेशन जब 0 था तो इसका एक्सेलरेशन बाद में भी क्या रहेगा, सॉरी इसकी वेलोसिटी जब 0 थी तो इसकी वेलोसिटी बाद में भी क्या है, अपनी 0। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, अपना याद भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता अपना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बस इसको इतना सा याद रखना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब फोर्स होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ या अप्लाइड फोर्स, तो एफ एक्स लिख देता हूँ मैं। एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो होता है अपना चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपना क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। इसको अपन आराम से पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम, इसे लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन कहाँ होगी, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल अपना आएगा, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से देखोगे तो मैं डेल्टा पी को लिख सकता हूँ, मास में कुछ चेंज नहीं होना, एम डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ रखूँगा तो आएगा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मास को डिफाइन है,
ये डिफाइंड करता है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये शो करता है F = मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कि जो नेट अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू उस पे अप्लाइड एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, अपना फोर्स अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग। या फिर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से F एक्सटर्नल अपना प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। या इसका अपोजिट भी कह सकता हूँ कि F एक्सटर्नल जितना ज़्यादा होगा अपना फोर्स भी अपना एक्सेलरेशन भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों लॉ समझ आए। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद अपना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड रिएक्शन। देखो सिंपल सा समझना है, ये कहता है फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए देयर इज ए अपोजिट, किस में अपोजिट, डायरेक्शन में, एंड इक्वल, किस में इक्वल, मैग्नीट्यूड में रिएक्शन। यानी जितना जब भी आप किसी चीज़ पे एक्शन करोगे तो बदले में उतना ही, और याद रखना विद सेम नेचर, उसका नेचर भी सेम होना चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बदले में अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मिलेगा। ठीक है, अगर अपना नॉर्मल रिएक्शन है तो बदले में अपने को उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अपन लगा तो नॉर्मल रिएक्शन रहे हैं या फिर अप्लाई तो कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बदले में मिल क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो उन्हें अपन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहते। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। तो अपोजिट तो किस में होगा, डायरेक्शन में, इक्वल किस में होगा, मैग्नीट्यूड में, और नेचर क्या रहेगी उसकी, सेम। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये अगर एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, ये सरफेस बदले में इस ब्लॉक पर सेम मैग्नीट्यूड में सेम, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नेचर भी सेम। ये अगर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है इसको तो बदले में ये भी क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखना, हो सकता है इत्तेफाक से नॉर्मल रिएक्शन किसी और चीज़ के बराबर आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये कभी ना कहना कि भाई ये इस पे वेट लगाएगा mg, इत्तेफाक से ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आ गया, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होते हैं या वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन पेयर में होते हैं। कौन से पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स, mg अपना वेट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। हाँ, इसमें हो गया इत्तेफाक से कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आया है, mg के, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर आई है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर में कौन से पेयर काउंट होंगे, ये वाले। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, इन नेचर ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, सभी के सभी फोर्सेज किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर। और ये पेयर भी कैसे होते हैं, ये पेयर्स भी होते हैं अपने एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक है, दूसरी चीज़, किस चीज़ को एक्शन फोर्स बोलेंगे, किस चीज़ को रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अपने इतना कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक अपना एक्शन फोर्स है, दूसरा अपना रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, ये अपन ये नहीं कह सकते कि ये ही मेरा एक्शन फोर्स है या फिर ये मेरा एक्शन फोर्स है।
ठीक है। एक्शन फोर्स, इन दोनों में से कोई एक अपना एक्शन फोर्स है, दूसरा अपना रिएक्शन फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जो अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो इसी पे डिसाइड होता है। इससे पहले मैं बता दूं, ये चीज़ सब आपको क्लियर हो गई कि नेचर में क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स लगाया नॉर्मल फोर्स, बदले में आपको मिला स्प्रिंग फोर्स, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन नेचर ऑल फोर्सेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सारे के सारे पेयर किस में मिलेंगे, एक्शन रिएक्शन में। कौन सा फोर्स एक्शन रिएक्शन होगा कोई डिसाइड नहीं करेगा, अपने आप से अपन डिसाइड कर लेंगे। अगर ये एक्शन फोर्स है तो ये पेयर ये वाला कौन सा है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको वॉकिंग का। वॉकिंग के अंदर क्या होता है, मान लो ये अपना लेग हो गया और ये मान लो किसी पर्सन का, तो ये आदमी इस पैर से इसको फोर्स लगाएगा या इसको मान लो इस पे एक्शन करेगा, तो बदले में इसको क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यानी कि इसको अर्थ ने क्या दिया है, रिएक्शन। भाई ये इस पे कुछ ना कुछ पुश करेगा इसको इस डायरेक्शन में, तो बदले में इसको क्या मिलता है, रिएक्शन फोर्स। अब देखो इस रिएक्शन फोर्स में अगर ये मान लो एंगल थीटा हो तो ये मेरा होगा आर कोस थीटा और इधर क्या होगा, आर साइन थीटा। देखो मैंने इसको कंपोनेंट में क्यों लिया है भाई, अपन इसको अगर अर्थ को मैं सीधा पैर से दबाऊं तो अपने को क्या होगा, जितना अपन एक्शन लगाएंगे बदले में उतना रिएक्शन मिल जाएगा, तो मूवमेंट नहीं होगा। इस वजह से ये किस एंगल पे क्यों लगाते हैं भाई, अर्थ को जितना दबाओगे अर्थ आपको उतना बदले में फोर्स दे देगी, आपका पैर स्टेबल रहेगा। आपको वॉकिंग करनी है, वॉकिंग करने के लिए क्या चाहिए, आप अर्थ को किसी एंगल पे लगाओ, ठीक है। जब आप एंगल पे लगाओगे तो आपको अर्थ रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन क्या क्या करेगा, आर कोस थीटा तो आपको आगे ले जाएगा, दिख रहा है, आर कोस थीटा आपको आगे ले जाएगा। भाई आप इसको पीछे दबाना चाहते हो, अर्थ आपको इसी डायरेक्शन में फेंकेगी। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, एक कंपोनेंट तो आपको आगे ले जाएगा और एक ये जो कंपोनेंट है, आप देखो अर्थ को जब आप दबाते हो तो अर्थ से आप ऊपर नहीं जाते, अर्थ के आप नीचे नहीं जाते। इसका मतलब है ये वाला फोर्स है आर साइन थीटा, ये उस आदमी के वेट को mg को क्या करेगा, बैलेंस, ठीक है। क्लियर है, इतना याद रखेंगे। ये वाले 2-3 क्रिटिकल पॉइंट हैं अपने को याद रखने, ठीक है। ये याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन के बदले में अपने को क्या मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नेचर उसकी क्या होनी चाहिए, सेम, ओके। इसके बाद अपना है, मैंने देखो 3 लॉ आपको डिस्कस करके बता दी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ये वैलिड कब होते हैं, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, न्यूटन्स लॉज वैलिड इन इनर्शियल, हिंदी में लिखा होता है जड़त्वीय, इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। आप इस चीज़ को याद रखना, एक सेंटेंस के रूप में है कि न्यूटन्स लॉ वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। यानी फ्रेम अपनी कैसी होनी चाहिए। देखो फ्रेम क्या होती है, आपको मैं कॉन्सेप्ट से एकदम इजीली आपको समझाता हूँ कि फ्रेम अपनी वो चीज़ होती है जहाँ से अपन किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। यानी कि फ्रेम अपना कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व अपन खुद करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं फ्रेम, ठीक है। मेरे खुद के कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, मैं बोलूँगा कि ये मेरे से कितनी दूर है, मैं बोलूँ कि इधर अगर एक्स डायरेक्शन है तो मेरे से ये एक्स डायरेक्शन में इतनी दूर है, मेरे से वाई डायरेक्शन में ये इतनी दूर है, ठीक है। मैंने माने हैं मेरे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ऐसे में हर आदमी अपनी अपनी फ्रेम होता है, तो हर फ्रेम के कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, हर ऑब्जर्वर अपनी अलग अलग फ्रेम रखेगा, ठीक है। और फ्रेम कुछ नहीं होता, अपना देखने का एक व्यू है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें अपन किसी भी चीज़ की स्टडी करें तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, उसी को अपन फ्रेम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, इन्हें अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेम में कुछ ऐसा नहीं है, फ्रेम है जैसे मान लो, आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
मान लो ये अगर बस में बस पर एक आदमी बैठा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी हवाई जहाज़ में कहीं उड़ रहा है। अब देखो यहाँ कितनी फ्रेम हो सकती है, देखने वाले कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। एक चिड़िया जो उड़ रही है, एक चिड़िया जो उड़ रही है, ठीक है, वो क्या कहना चाहती हो। सपोज करो कि मुझे स्टडी किसकी करनी है, इस बर्ड की, ठीक है। इस बर्ड को कहाँ कहाँ से देख सकता हूँ मैं, अर्थ से। तो पहली फ्रेम अर्थ या पहला फ्रेम ये वाला पर्सन, दूसरी फ्रेम इसको मैं कहाँ से देख सकता हूँ, बस से, ठीक है। और इसको मैं कहाँ से देख सकता हूँ, अपनी एरोप्लेन से, ठीक है। तो यानी अपने पास कितनी फ्रेम हुई, मैं यहाँ से देखता तो अर्थ वाली फ्रेम से, बस वाली फ्रेम से, एरोप्लेन वाली फ्रेम से, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी है, अपन चाहे उसको फ्रेम बना सकते हैं। एक और भी फ्रेम है, मैं इस बर्ड की फ्रेम से भी देख सकता था। यानी सपोज करो मैं इस बर्ड पे हाउ एवर बैठ जाऊँ, इस बर्ड पे अगर मैं बैठ के इस बर्ड की ही स्टडी करूँ तो वो भी तो अपनी फ्रेम है। फ्रेम कहीं भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो वर्ड आते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, और एक आता है अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो इनमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ तो अपना एक्सेलरेशन होता है वो 0। वे फ्रेम जिसका कोई एक्सेलरेशन ना हो, फ्रेम आपको क्लियर समझ आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्रेम कुछ नहीं है, अपन जहाँ से बैठ के स्टडी कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो अपन खुद भी हो सकते हैं, अपन कहीं दूसरी जगह मान भी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनर्शियल फ्रेम की तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। अगर मैं बात करूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम की तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नॉन 0, ठीक है। तो वे फ्रेम जिनमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता या फिर 0 एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अपन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। देखो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। यानी कि अब यहाँ मैं बात करूँ तो अपनी जो रेस्ट में है, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब किसी की वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये वाली फ्रेम अपनी क्या हो सकती है, ये वाली फ्रेम अपनी इनर्शियल फ्रेम हो सकती है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम। दूसरी ये वाली बस, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो ये वाली फ्रेम अपनी कैसी फ्रेम हो सकती है, इनर्शियल फ्रेम हो सकती है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई तो ये वाली फ्रेम अपनी किस फ्रेम में काउंट होगी, नॉन इनर्शियल में। सेम इसके पास है कि इसके पास अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हुआ तो अपना आएगा नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम में, और अगर अपने पास एक्सेलरेशन नॉन 0 हुआ तो अपने पास ये वाली फ्रेम कैसी हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अच्छा, फ्रेम कुछ नहीं होती, अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे मान लो आपको ये मास है, ये किसी स्ट्रिंग से बंधा है, आपको इसकी स्टडी करनी है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इसकी स्टडी करनी है। तो अपना क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है फ्रेम। मैं बोलूँ कि एक तो ये फ्रेम खुद हो गया कि मैं मास पे बैठ के इसकी स्टडी करूँ, एक अपनी ये वाली फ्रेम हो गई क्या, मैं अर्थ पे बैठ के इसकी स्टडी करूँ। भाई स्टडी कौन कर रहा है, मैं। तो अगर आप देखोगे तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्वर अपना अर्थ से इसको स्टडी कर सकता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। दूसरा, अपन इसके साथ अटैच होके भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इनका यूज़, इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया, इनका यूज़ कैसे करना है वो भी एक देख लो। भाई अपने न्यूटन्स लॉ है वो किस में वैलिड होते हैं, वो अपनी इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं। इसका मतलब अपने पास जो भी फ्रेम है वो इनर्शियल होनी चाहिए। अगर नॉन इनर्शियल हुई तो न्यूटन्स लॉ अपने न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे।
कब? जब अगर फ्रेम अपनी कैसी हुई, नॉन इनर्शियल। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक फ्रेम को इनर्शियल बनाऊँगा। पहले इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये अपने को सीखना है। ठीक है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में तो मैं लिख देता हूँ हाउ टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम टू इनर्शियल फ्रेम। भाई आपको फ्रेम किस में कन्वर्ट करनी है? नॉन इनर्शियल से इनर्शियल। पे एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो मैं इसकी स्टडी जैसे इसके पास पहुंचूंगा तो मैं देखूंगा कि ये एक्सेलरेट तो आगे की तरफ हो रहा है। भाई ध्यान से देखो, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा सूडो फोर्स का। ठीक है, या सूडो फोर्स अपना क्या होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार आप देख लो, इसको मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो अपन ने देख लिया था इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसी होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक मास है m, ठीक है, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है इधर a। अब देखो ये अपनी एक फ्रेम है, ये अपनी एक फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम कैसी है? एक्सेलरेटेड फ्रेम। इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर मुझे इसको इनर्शियल में बनाना है तो देखो कैसा होता है, एक वर्ड आता है सूडो फोर्स। देखो वो क्या कहता है, सपोज करो आप ही का मास m है, ठीक है, और आप इस फ्रेम पे बैठे हो। ठीक है, ये ऐसी कुछ फिनोमिना है, आपका मास m है, आप इस फ्रेम पे बैठे हो। जब ये मास आगे एक्सेलरेटेड होगा तो आपने फील भी किया होगा। मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी आपकी एक्सेलरेट होती है आगे की तरफ, तो आपको धक्का लगता है पीछे की तरफ। ऐसा फील हुआ है? आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, जैसे आप उसको एक्सेलरेट करते हो एक्सेलरेटर वायर से, तो जैसे आप वायर को, तो आपको पीछे धक्का लगता है। ऐसा आप जब स्कूटी चलाते हो तो इसको जैसे आगे लगाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, जैसे इसको एक्सेलरेट करते हो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहेगा, जब इस मास से पूछोगे कि भाई आप इधर एक्सेलरेटेड हो रहे हो तो आपको फोर्स किधर लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सूडो फोर्स। जो एक्चुअल में आपको फील होता है कि फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की ओर, तो अपना सूडो फोर्स कितना होता है? भाई सूडो फोर्स को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो मेरी फ्रेम नॉन इनर्शियल से किस में चेंज हो जाती है? इनर्शियल में। देखो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा था आगे की ओर, लेकिन ये तो अपन ने बोला है कि इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो आगे की ओर है, पर इसको फील किधर होगा? जैसे ही एक्सेलरेट आगे होगा तो इसको सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की ओर। तो ये तो होगा अपना फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही अपना क्या है? सूडो फोर्स m इंटू ए। लगता किधर है? डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए। अब देखो ध्यान से समझो, अगर ये इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, क्लियर हुआ। अगर ये इधर मॉडरेट हो रहा होगा, भाई एक्सेलरेशन अपना बोलते हैं, एक्सेलरेशन ए अगर अपना पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है या मॉडरेशन। भाई कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रही है तो आगे, अगर मैं बोलूँ मॉडरेट हो रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड तेज़ थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा है। ठीक है, तो इसकी जो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है, वो वैल्यू तो होती है ma और डायरेक्शन होती है इज अपोजिट टू a। तो यानी कि आपके पास जो सूडो फोर्स आता है वो कितना आता है? -ma। ठीक है, अगर a अपना एक्सेलरेशन हुआ तो इसके अपोजिट, a अगर अपना मॉडरेशन हुआ तो उसके अपोजिट। ठीक है, ये अपन अब ध्यान से देखेंगे। मान लो ये चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, तब तो इस पे फोर्स लगेगा -ma। इधर एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स सूडो फोर्स लगेगा इधर। वैल्यू कितनी होगी? माइनस क्यों लिया? इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके लिए क्या लिखूँगा मैं? ठीक है, अब देखो ये चीज़ a वैल्यू से
मॉडरेट हो रही है, इसका मतलब है जब ये वैल्यू से मॉडरेट हो रही है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है। अब ये क्या है अपना मॉडरेशन, मॉडरेशन है मतलब माइनस है, अगर इधर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू इधर ऑटोमेटिक है ए, तो इधर अपना फोर्स कितना लगेगा एम ए। भाई इधर अगर नेगेटिव है एक्सेलरेशन तो इधर के लिए मैं क्या लिखूँगा मास ऑफ इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर कट समझो कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन इधर तो इसके अपोजिट लेते हैं, ठीक है। तो इसको बस कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है जिधर एक्सेलरेटेड हो रहा है उसके अपोजिट। अगर मैं बोलूँ ये चीज़ मॉडरेट हो रही है ए से, इसका मतलब है आपका मास इधर है एम, इधर ऑलरेडी इधर एक्सेलरेशन लगा है। मॉडरेशन का मतलब है भाई ये चीज़ मान लो इधर जा रही है, मूव किधर कर रही है राइट साइड में, मूव सपोज करो ये राइट साइड में अगर मूव कर रही है तो मैं बोलूँ इस पर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होगा इधर, मैं बोलूँ इस पर मॉडरेशन तो मॉडरेशन होगा इधर। अब आओ सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स क्या कहता है कि अगर इस पर एक्सेलरेशन लगा तो सूडो फोर्स इसके अपोजिट, अगर इस पर मॉडरेशन लगा तो सूडो फोर्स इसके अपोजिट, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है प्लस एम ए नोट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब देखो कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैं बता देता हूँ। सूडो फोर्स अगर आपसे पूछे तो मास ये देखो ये विद साइन और विद डायरेक्शन दोनों तरफ है माइनस एम ए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, हर एक फ्रेम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम कैसी रखनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम रखनी है, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल अपन ने पढ़ा था कि ये मास एम से ये स्ट्रिंग किसी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। ये अपना क्या था अर्थ। अब देखो इसकी स्टडी अपने को करनी थी, तो अगर मैं अर्थ से करता तो मैं इसके लिए कुछ लिखता। अब देखो ये जब यहाँ था तो इसके पास इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ए सी, वो कितना था अपना v²/r। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा था इधर इस मास ऑब्जेक्ट पे। अब देखो आपके पास ये वाली फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है। अब देखो ये फ्रेम अपनी एक्सेलरेटेड है क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है। अब मैं इसमें क्या यूज़ करूँगा, जिधर आपको एक्सेलरेशन दिया है उसको तो हटाओ, उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगा दो और अपना काम ख़त्म। अब ये वाली फ्रेम अपनी नॉन इनर्शियल से किस में कन्वर्ट हो गई इनर्शियल, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हुआ। ये जब घूम रहा था तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था इधर, तो मैंने क्या किया था, मैंने बोला था इसको अपन यहाँ यूज़ नहीं लेंगे, इसको अपोजिट क्यों यूज़ लेते हैं। ये वाली फ्रेम ये मास अपना कैसा है एक्सेलरेटेड, इसका मतलब ये वाली फ्रेम अपनी कैसी है नॉन इनर्शियल, इसको मुझे इनर्शियल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा इस पर सूडो फोर्स। इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके अपोजिट क्या लगा दूंगा मैं ए सी या ए सूडो फोर्स, ठीक है। अब मैं इसको काम में नहीं लूँगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल के लिए था, इसको कन्वर्ट करूँगा और इसको मैं हूबहू यूज करूँगा। और आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि मैं क्या लूँगा, इधर अपना mv²/r, इधर अपना mg और इधर अपना टेंशन t, ठीक है। आया कुछ समझ में। अब मैंने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन ओरिजिनल एक्सेलरेशन किधर था इधर, सूडो फोर्स की वजह से सूडो फोर्स किधर लगेगा इसके अपोजिट। तो मैं क्या करूँगा इसको हटा के सूडो फोर्स यूज़ करूँगा, क्योंकि सूडो फोर्स यूज़ करने से ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम थी ये अपनी किस में कन्वर्ट हो गई इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अर्थ जो है देखो एक्चुअल में तो कोई भी फ्रेम अपनी इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ठीक है। लेकिन अर्थ को मैं मान लेता हूँ, अर्थ को हम कंसीडर करेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़, ठीक है, कि अर्थ अपनी कैसी रहेगी। भाई वैसे तो देखो अर्थ है जो ग्राउंड है वो ग्रेविटी लगा रहा है इधर, इस पर ग्रेविटी भी लग रही है। अगर ये वाली फ्रेम अपन यूज लेते तो इस पर क्या लग रहा था ग्रेविटी। मतलब आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि ग्राउंड को आपने यहाँ हमें बताया ही नहीं कि ग्राउंड भी तो एक्सेलरेट है,
भाई इस पे एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, ग्राउंड वाली फ्रेम ये वाली फ्रेम है, इस पे एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है ग्रेविटी का जी। तो ये इनर्शियल कहाँ हुई अपनी। बट आपको याद रखना है अर्थ को, सभी न्यूमेरिकल्स में अर्थ को अपने को इनर्शियल फ्रेम ही मानना है, ठीक है। यानी जी को आपको डायरेक्शन जी की कभी नहीं पलटनी है, जी हमेशा डायरेक्टेड टू अर्थ ही लेना है। ग्रेविटेशन जी के अलावा इसके एक्स्ट्रा में जो भी कहीं आपको एक्सेलरेशन दिखे उसको सूडो फोर्स में कन्वर्ट करो, उसको अपोजिट लगाओ, फिर उसकी स्टडी करो, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट करूँगा ताकि उस पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लग जाए। सूडो फोर्स अगर लग गया तो आपकी फ्रेम नॉन इनर्शियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनर्शियल में। फिर अपन उसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको याद रखना कि जी है, ग्राउंड फ्रेम है, वो अपनी होती तो नॉन इनर्शियल है, बट अपन कंसिडर कैसे करते हैं, इनर्शियल, क्योंकि इसी का अपन देखते हैं रेस्पेक्ट या इसी का रेफरेंस लेते हैं। किसी एक को तो इनर्शियल मानो। मैं बोलूँ इनर्शियल फ्रेम कौन सी होगी फिर, अगर आप अर्थ को भी छोड़ देंगे तो कोई इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इसलिए वो बोलता है कि अर्थ को एटलीस्ट अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम मान लो। इसके पीछे भी रीज़न है, जब अर्थ अपनी ओमेगा वेलोसिटी से घूमती है, ठीक है, तो इसके किसी पॉइंट पे आर पे, सपोज करो ये वाली रेडियस अगर आर हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मान लो ये अपनी अर्थ है, अर्थ के किसी पॉइंट पर, अब देखो ये ओमेगा से घूम रही है तो ये पॉइंट भी ऐसे कुछ घूम रहा होगा। ये रेडियस आर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये रेडियस अगर मेरी आर है, स्मॉल आर, तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, v²/r, और v अपना ओमेगा क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब देखो इसके पास जब आप ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा ω²/r, यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किधर है, अगर इसकी डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितने से घूम रहा है, तो इसका इधर एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा ω² × r, इसकी डायरेक्शन किधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये फ्रेम अर्थ भी अपनी कैसी है, नॉन एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन लगा है। तो इसको मैं एक्सेलरेट करने के लिए, सॉरी इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए मैं इधर एक्सेलरेशन लगा दूंगा ω²r। बट जब आप इसको वैल्यू रखोगे ω²r की, तो आपके पास ये चीज़ बहुत ही कम आएगी, 10⁻⁻⁻, ठीक है। यानी कि आप इसका एक्सेलरेशन नेग्जिबल मान सकते हो। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अपनी ग्राउंड फ्रेम कैसी है या अर्थ की फ्रेम कैसी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके। इम्पल्स अपना क्या होता है, सिंपल फीलिंग समझो। इम्पल्स अपना होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी टाइम। यानी जब देखो आपको बोलता हूँ, इम्पल्स होता है, वो होता है अपना, इम्पल्स इज टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। या वैसे समझें कि जब एक लार्ज फोर्स, F की वैल्यू काफ़ी लार्ज हो, जब एक लार्ज फोर्स एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, तो उसी को बोलते हैं अपन इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स इज टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या किसका मेजरमेंट करता है, फोर्स का, ठीक है। इम्पल्स को अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन F फोर्स इंटू dt, ठीक है। अब देखो ये फोर्स अपना हो सकता है टाइम के साथ वेरिएबल हो, तो अपन क्या करेंगे, dt के साथ इसका इंटीग्रेट करके इम्पल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे इम्पल्स का होता है अपना, इम्पल्सिव जितने भी फोर्स होते हैं वो होते हैं कि एक फोर्स लगा हो, एक फोर्स लगा हो, वो कितने टाइम तक, dt टाइम तक। तो कुछ ऐसा होता है अपना फिनोमिना कि ये टाइम इंटरवल कितना होता है, डेल्टा t, ठीक है। इधर अपना क्या होता है, फोर्स। तो ये फोर्स पहले तो क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पहुंच के 0। तो इसे ही बोलते हैं अपन इम्पल्स। किसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को इम्पल्स बोलते हैं,
भाई फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है, फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका इंटीग्रेशन या एरिया अंडर कर्व क्या शो करता है, इम्पल्स। तो यही तो अपना क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या कहता है, ये थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए जब मैक्सिमम फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाता है उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स में याद रखना ये फोर्स अपना कांस्टेंट नहीं होता है, पहले ये बढ़ता है एकदम से और उसके बाद मैक्सिमम पहुंच के और आपके पास क्या हो जाता है, ये वापस से ज़ीरो। इसी स्पाइक को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद अपना आता है लीनियर मोमेंटम। ये सिंपल सी फीलिंग है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जिधर फाइनलाइज वेलोसिटी होती है उधर ही अपना क्या होता है, मोमेंटम। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अपना क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मोमेंटम बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, मोमेंटम को किसको डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पॉइंट में सीधा सा है, अपन ने पढ़ा था कहीं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उसी को मैं क्या कहता था, F एक्सटर्नल। ठीक है, ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी थ्योरी क्या कहती है, ये कहता है कि जब F एक्सटर्नल अपना ज़ीरो, गलती से है अपन ने जो अप्लाइड फोर्स ही नहीं किया या जितने फोर्स अप्लाइड किए वो सारे मिलके क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ज़ीरो। F एक्सटर्नल ज़ीरो होने का मतलब दो चीज़ें हैं, या तो आपने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया या फिर जितने भी फोर्स अप्लाई किए सारे क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल। जैसे मान लो इस पे F लगा, इधर भी F लगा, इधर भी F लगा, इधर भी F लगा। अब देखो इस पे फोर्स ज़रूर लग रहे हैं, 1 2 3 4, पर F एक्सटर्नल मतलब नेट फोर्स कितना है इस पे, ज़ीरो। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये वो फीलिंग है जब इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो, F एक्सटर्नल लिखो या फिर F नेट फोर्स ज़ीरो हो, इंटरनल फोर्स की कोई बात नहीं हो रही, F एक्सटर्नल या F नेट फोर्स जब ज़ीरो हो तो आपसे इससे फीलिंग आएगी डेल्टा P इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, यानी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो अपना इनिशियल मोमेंटम था P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, जो मोमेंटम इनिशियल था वो मोमेंटम कैसा रहेगा, फाइनल। दूसरा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करता है या किसके इक्विवेलेंट होता है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। क्यों, ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई टू बॉडी सिस्टम है जिसमें एक का मोमेंटम P1 है, दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना है, P2। तो ये क्या कहता है कि जब P1 प्लस P2 चेंज इन मोमेंटम यानी नेट मोमेंटम कितना है अपना, कांस्टेंट। भाई चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, यानी कि जो भी मोमेंटम था वो कांस्टेंट था। भाई शुरुआत में P1 प्लस P2 अपना कांस्टेंट था, तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूँ mv1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ f1
प्लस F2 इज इक्वल टू 0। इससे फीलिंग आती है कि F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वही तो अपने फोर्स ऑफ पेयर होते थे, वही तो अपने एक्शन रिएक्शन पेयर होते थे। या फिर मैं लिखता कि मान लो ये A पार्टिकल है, ये B पार्टिकल है, तो इसे लिखूँ मैं फोर्स ऑन A। भाई देखो, फोर्स ऑन A विद रिस्पेक्ट टू या ड्यू टू B, तो इसको लिखा जाता था F ऑफ A B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये होता था अपना F A B, ठीक है। दूसरा मैं लिखूँ फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो इसको क्या लिखा जाता था, इसको लिखा जाता था F ऑफ B ड्यू टू A, और इसकी डायरेक्शन होती थी, ये अगर मान लो A है, ये B है, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब यहाँ से देखोगे तो FAB और FBA, FAB प्लस FBA को मैं 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसकी डायरेक्शन B से A है, इसकी A से B, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर से दोनों बराबर होंगे, या न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों बराबर होंगे, और इसको 0 लिखा जा सकता है। सेम इसी तरीके से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है अपना F1। इसका मतलब है F ऑफ 2 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये है अपना F2। अब यहाँ से देखोगे तो नेट फोर्स अपना क्या आया है, 0। यही तो ये कहना चाह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स जब 0 हो तो मोमेंटम अपना क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट। ओके, बाकी अपना ये वाले पोर्शन न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ मैं आपको कुछ बेसिक्स जो अपने सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है, ठीक है, उनमें से मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो सबसे पहला है सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे ऐसे भी लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहला होता है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे। दूसरा होता है अपना, देखो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक अपना होता है रॉकेट प्रोपल्जन, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्जन। एक होता है अपना डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम यूरेनियम, ठीक है, फ्रॉम यूरेनियम, जो भी स्पेलिंग आती है उसको देख लेना, यूरेनियम से अल्फ़ा। तो इसमें से कुछ एक अपने को, तो इसमें से 2 कौन से ध्यान रखने हैं, मैं तो कहूँगा इसको आपको बेसिकली याद ही रखना है, इसका डेरिवेशन मैं अभी करवा दूँगा, इन दोनों को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। तो क्या होता है कि जब एक गन से किसी बुलेट को फायर किया जाता है, जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट आगे चली जाती है और उस गन पे पीछे की ओर धक्का लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब बुलेट आगे, देखो इसके पीछे रीज़न है, जब बुलेट को धक्का देगा तो बुलेट उसको पीछे की ओर धक्का देगी, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो अपने आप वैलिड हो गया, जितना धक्का उसको आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी तो अपना थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है। तो अपना ये रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या देखते हैं कि शुरुआत में सपोज करो आपके पास कोई गन है, ठीक है, जब इस गन से, इसके अंदर सपोज करो एक बुलेट है,
जब गन से, ये अपना इनिशियली है, ठीक है, जब बुलेट गन से बाहर हो जाती है, जब बुलेट अपनी गन से बाहर हो जाती है तब कुछ कहानी अलग रहती है। देखो ये तो है जब आपके पास लोडेड गन है, ठीक है, देखो जब ये हाथ में गन है तो इस पर अप्लाइड फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, ठीक है भाई, इस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है तो अप्लाइड फोर्स अपना क्या है 0, इस पर कोई अप्लाइड फोर्स अपन ने लगाया नहीं, ठीक है, यानी ना इस बुलेट को कोई आपने फोर्स दिया ना इस गन को, तो अपना अप्लाइड फोर्स 0 है, तो अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा। ये अपनी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये अपनी फाइनल यानी कि कुछ टाइम बाद की। तो ये जब बुलेट आगे जाती है तो अपने को पीछे की ओर रिकॉयल वेलोसिटी मिलती है, यानी कि वो बुलेट अपने को पीछे की ओर, वो गन अपने को पीछे की ओर धक्का देती है और उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, उसी को बोलते हैं अपन रिकॉयल वेलोसिटी। यानी ये बुलेट इधर जाती है और ये गन इधर जाती है, इसको मैं बोल देता हूँ Vg और इसको बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ गन। क्यों आई इसके पास गन के पीछे वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि जितना मोमेंटम इसके पास बना है भाई, यहाँ इनिशियल मोमेंटम 0 है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इसके पास कितना है 0, क्योंकि इसके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो कहता है फाइनली मोमेंटम Pf भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं। इसका मतलब इसके पास जो मोमेंटम बना इसके अपोजिट डायरेक्शन में गन के पास बनना चाहिए, अदरवाइज ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मोमेंटम क्या है? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, तो ये मोमेंटम ही तो है, मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट के पास कितना मोमेंटम है mb/v, गन के पास कितना आएगा mg/vg। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना है तो वो कैंसिल भी तो होना चाहिए, फाइनली 0 भी तो होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ इसका मतलब ये कंजर्वेशन तो वैलिड नहीं होगा भाई। एक्सटर्नल फोर्स 0 तो इसके पास मोमेंटम 0, तो इस सिस्टम के पास अभी भी क्या होना चाहिए मोमेंटम 0। तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैं क्या लिखूँगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इज इक्वल टू 0। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल देखो किस किस के पास मोमेंटम है, बुलेट के पास। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मैं प्लस लिखूँगा, यानी mb/v। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ प्लस, ऊपर वाली डायरेक्शन को भी क्या लेता हूँ प्लस। साइन कन्वेंशन है अपना, किसी एक को प्लस ले सकते हैं, दूसरे को ऑटोमेटिक माइनस। ये कहता है अब देखो इसके पास कौन सा मोमेंटम आया, गन के पास भाई। इसके पास फाइनली कितने मोमेंटम है? 2, एक बुलेट के पास एक गन के पास। तो गन के पास क्या लिखूँगा mg/vg। mg/vg तो आपके पास मोमेंटम है, पर इसकी डायरेक्शन देखो vb के अपोजिट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस ऑफ माइनस। क्यों? ये इसका मोमेंटम, ये इसका मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, पर इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट। अब यहाँ से Vg निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी आपको चाहिए थी, तो Vg अपना क्या आएगा, ये इधर आएगा mb/vb अपॉन mg। ठीक है, हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दूसरा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको आपको थोड़े से इसके वेरिएबल भी आपको याद रखने हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना है रॉकेट ठीक है, इसे बोलते हैं कि रॉकेट, कोई रॉकेट जब ऊपर की ओर मोशन करता है उसकी स्टडी आपको कैसे याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है। वैसे तो ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन फॉलो करता है, पर आपको जब इसकी स्टडी करनी है, जब आप इसकी स्टडी करोगे और एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो कुछ डिफरेंट होते हैं, थोड़े से हट के होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको कुछ एक वेरिएबल देता हूँ मैं, मान लो t=0 पर आपके पास ये अपनी एक रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट अर्थ पे रखी है
इसमें कहीं फ्यूल भी रहा होगा। ओके, जब t बराबर 0 पर इसका नेट मास कितना था, m नोट क्या शो करता है, मैं बोला हूँ टोटल मास। इसमें किस किस का मास आ गया, इस रॉकेट का आ गया। m नोट किसका मास हो गया, रॉकेट प्लस फ्यूल, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। t बराबर 0 पे जब ये अपनी भर के रॉकेट रखी थी तब उसके पास मास कितना था, m नोट। ये मास किस किस का है, रॉकेट प्लस फ्यूल। वेरिएबल के रूप में याद रहेगा, m नोट इनिशियल मास है, ठीक है। जब ये t टाइम बाद ऊपर उठ जाएगा तो इसके पास क्या क्या होगा भाई, ये ऊपर क्यों उठेगा, देखो ऊपर उठने का इसके पीछे रीज़न है, वही अपना थर्ड लो। इसमें से जो फ्यूल जलेगा तो उससे जो गैस निकलेगी वो गैस किसको, इसको धक्का, ग्राउंड को धक्का देने की ट्राई करेगी, और धक्का देगी तो बदले में आपको अर्थ रिएक्शन फोर्स देगी ताकि ये ऊपर उठ जाए। यानी कि ये अर्थ को प्रेस करने की ट्राई करेगा इस गैस के थ्रू। होगा क्या, अर्थ प्रेस ना होने के बजाय अर्थ इसको बदले में रिएक्शन देगी और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या वेरिएबल मिलने वाले हैं, देखो भाई ये मोमेंटम क्यों चेंज होता है। देखो अपना मोमेंटम है p = मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में दो टाइप से चेंज हो सकता है, जब उसका मास कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसका मास चेंज हो। इसमें अपना कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें भाई देखो ये भी चेंज इन मोमेंटम है, ये भी चेंज इन मोमेंटम ही है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा फॉर्मूला लगता है, v dm/dt। क्यों, इसके पीछे रीज़न है। मान लो इनिशियल इसका जब टाइम 0 था तब इसके पास कितना था मास, m नोट। जब t टाइम के बाद मास कुछ बर्न होता है तो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होता है अपना, ये वाला, यानी चेंज इन मोमेंटम किसके थ्रू लेते हैं अपन, v dm/dt, ठीक है। तो t टाइम बाद जब इसका कुछ मास बर्न हो जाएगा तो इसके पास, सपोज करो इसके पास मास रह गया m, कब, t टाइम के बाद, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो गैस की वेलोसिटी है इसे बोलते हैं vr। तो vr अपना क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसको याद रखना, ये किसके रेस्पेक्ट में है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। यानी ये ग्राउंड से दिखने पे vr नहीं दिखेगी आपको, ये यहाँ से जब निकली तब उस टाइम पे कितनी है, vr। देखो ध्यान से सोचो, ये रॉकेट कितनी भी स्पीड से जा रहा होगा, इससे इस वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये मान लो ये अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, जो इसके इंजन से निकली है, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि ये मान लो ये वेलोसिटी निकली, ये गैस की जो वेलोसिटी है ये निकली आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये इस इंजन के रेस्पेक्ट में। अगर आप इंजन पे बैठ के देखोगे तो आपको ये 5 किलोमीटर पर आवर से नीचे की ओर जाती दिखेगी, ठीक है। रॉकेट कितनी स्पीड से जा रहा है, इस स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये जेट के रेस्पेक्ट में है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में होती है अपनी, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई ये किसकी वजह से हो रहा है, इसमें चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इसमें फोर्स किसकी वजह से, ऊपर की ओर जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, v dm/dt, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इस फिनोमिना पे जब इसके t टाइम बाद, सपोज करो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी अपनी u, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो ध्यान देना, ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम बाद वेलोसिटी v हो गई। ये vr अलग है इस v से, ये vr किसकी वेलोसिटी है, गैस की, किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो जब ये कहीं t टाइम पे जब रॉकेट होगा तो आपको क्या क्या फीलिंग होगी, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, ये रॉकेट
टी टाइम में यहाँ पहुँच जाता है। अब जब ये टी टाइम में जाएगा तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, उसी को अपन FBD भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। वो क्या डिसाइड करता है, जिस किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं उस पर लगने वाले फोर्स उसमें लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कितने फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स इसका वेट लगेगा। अब टी टाइम पर इसका मास कितना है, m, तो सबसे पहला वेट फोर्स कितना लगेगा, mg। डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर। दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि भाई देखो mg तो इसको नीचे की ओर लाता, यहाँ रखा रहता तो mg। अब इसको ऊपर कौन ले जा रहा है, ये वाला मोमेंटम, ये फोर्स ही तो होता है। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, यानी इसको ऊपर की ओर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, V dm अपॉन dt। भाई dm अपॉन dt क्या है, धीरे धीरे जो मास बर्न हो रहा है उसी को तो लिख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ माइनस dm अपॉन dt, ये क्या है अपनी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे देखो नेगेटिव का मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे dm घटेगा, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाला मास जो m नोट था वो घट के कितना हो जाएगा, m। ठीक है, टी टाइम पे वेरिएबल ले लिए। अब देखो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है वो आपको याद ही रखना है, FTH अपथ्रस्ट फोर्स, या फिर FUT लिख सकते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है वो आपको याद ही रखना है, वो होता है अपना VR माइनस dm अपॉन dt। अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से आया, फ्यूल के बर्न होने से, dm अपॉन dt। माइनस dm अपॉन dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल के बर्न होने से। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, VR माइनस dm अपॉन dt। VR जहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, याद रह जाएगा। यानी कि अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, VR की डायरेक्शन किधर है, VR की डायरेक्शन नीचे, और माइनस ऑफ VR इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। तो देखो एक तो इस पर वेट फोर्स लगेगा W इज इक्वल टू mg, एक इसको ऊपर की ओर कौन ले जा रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स कितना वो ले जा रहा है, VR माइनस dm अपॉन dt। ये अपथ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से आया, फ्यूल के बर्न होने से, V dm अपॉन dt। भाई फोर्स कब होगा, जब मोमेंटम में चेंज आएगा। इन मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स की वजह से। मोमेंटम में चेंज आ किसकी वजह से रहा है, मास में कमी होने से या dm अपॉन dt आने से, माइनस ऑफ dm अपॉन dt। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एट एनी इंस्टेंट टी टाइम पर, टी समय पर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स देखो रॉकेट अपनी ऊपर की ओर जा रही है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा, कितना भी होगा, तो इसको लिख सक रहा हूँ FUT। नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर की ओर फोर्स, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। भाई इस पर दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अपथ्रस्ट माइनस FMG या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स या FW लिख सकता हूँ, वेट फोर्स। ठीक है, यानी कि मेरे पास आ गया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस वेट। ठीक है, ओके। इस पर अपथ्रस्ट कितना है, FUT। आपको ऐसा फिनोमिना याद रखना है, ये कुछ अपना रॉकेट है, गैस की वेलोसिटी VR है, ये इनिशियल स्पीड u से चला था, यहाँ आने पर इसकी स्पीड कितनी होगी, v। ठीक है, इतने वेरिएबल आपको याद रहेंगे। दूसरा, जब ये t बराबर 0 पर था तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी प्लस इसका मास कितना था, m नोट। भाई यही तो था जब ये यहाँ पे चला था t इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मास कितना था, m नोट। इसके पास इनिशियल स्पीड कितनी थी, u। ठीक है, तो t बराबर 0 की कहानी और t बराबर t, यानी कि t टाइम बाद इसकी कहानी आराम से विजुअलाइज हो रही है।
ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि नेट फोर्स अपना किधर आएगा, नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना, अब थ्रस्ट माइनस वेट फोर्स। अच्छा नेट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन टी टाइम पर, भाई एट टाइम टी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई नेट फोर्स यही तो होता है अपना, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा टी टाइम पर अब थ्रस्ट कितना है, अब थ्रस्ट तो आपको याद ही रखना है वी आर माइनस डी एम अपॉन डी टी, इसको तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। अब थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी आर माइनस डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। माइनस डी एम अपॉन डी टी मतलब उसके रेट कम होने की रेट है, उसका मास कम होने की रेट, ठीक है, माइनस एम जी। भाई एट टाइम टी मास मैंने एम ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका इसमें भाग दूंगा, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ मैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर, इसको मैं डी टी लिख सकता हूँ, इसको माइनस डी एम अपॉन एम। भाई ध्यान से देखो मैंने इस मास का भाग दिया है तो यहाँ आएगा अपने पास जी, इसको डी टी टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा डी वी इज इक्वल टू वी आर माइनस ऑफ वी आर डी एम बाई एम माइनस ऑफ जी डी टी। अच्छा डी वी क्या है, टी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो पहले कितनी थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी थी u, टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई v, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर डी एम बाई डी एम। भाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे डी एम बाई एम। पहले मास कितना था t बराबर 0 पर, जब इनिशियल स्पीड 0 थी तब मास था अपना m नॉट, टी टाइम पर मास कितना हो गया m माइनस जी। ये टाइम की लिमिट कहाँ से चली, t इज इक्वल टू 0 से t, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आर लॉग नेचुरल लॉग, ये आएगा m अपॉन एम नोट माइनस जी टी, ठीक है। अब इसको मैं फाइनल वेलोसिटी के रूप में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू, ये इधर आएगा u, ये ऐसे कि ऐसे रहेगा माइनस जी टी। ऐसा फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक तो ये दिख रहा है, प्लस इसके साथ में और स्पीड आएगी। भाई देखो ये u स्पीड से फेंकते तब इसके पास ये वेलोसिटी होती u माइनस जी टी, कब, जब रॉकेट को u स्पीड से फेंकते। बट ये रॉकेट u स्पीड से गया तो है, पर साथ में इसका जब फ्यूल बर्न होगा तो एक्शन रिएक्शन की वजह से इसके पास और एडिशनल वेलोसिटी आएगी। वो वेलोसिटी कितनी आएगी, वी आर। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा u माइनस जी टी। इस टर्म में देखो मैं इस लॉग की लिमिट अगर चेंज कर दूँ तो ये माइनस हट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस वी आर लॉग एम नोट बाई एम, ठीक है। तो आपके पास एक तो आपको ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है अब थ्रस्ट कितना लगेगा, ठीक है। दूसरा आपसे देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, वो पूछे कि इस टाइम पे अब थ्रस्ट कितना होगा, तो उसी टाइम पे डी एम अपॉन डी टी रखोगे, वी आर रखोगे, अब थ्रस्ट आ जाएगा। वो पूछ सकता है कि इस रॉकेट को जस्ट बैलेंस करना है। देखो क्वेश्चन की जो टाइप होते हैं वो क्या क्या पूछ सकता है, वो सबसे पहला तो पूछ सकता है अब थ्रस्ट कितना लगेगा, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है वो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टी टाइम बाद वेलोसिटी कितनी होगी, u माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नोट बाई एम। ये टी टाइम कौन सा है, ये टी टाइम वो वाला टाइम है जिसमें मास कितना हो जाता है अपना एम नोट से एम, ठीक है। टी टाइम कौन सा है, इनिशियल मास कितना था एम नोट, टी टाइम बाद मास कितना बचेगा एम, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नोट अपॉन एम। याद रहेगा, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा वो पूछता है, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है टी टाइम बाद इस रॉकेट की, हो गया। वो पूछ सकता है इस रॉकेट को, भाई देखो ये जो रॉकेट है
इस रॉकेट को जस्ट बैलेंस करने में, जस्ट बैलेंस का मतलब है कि इसमें गैस जलती रहे और ये यहीं पर रहे, यानी कि अर्थ से जस्ट उठे। बात समझो, आपकी रॉकेट है, ये अर्थ से जस्ट उठे तो इसको बैलेंस करना। देखो भाई, जैसे ही उठेगी इस पे वेट लगेगा mg। आप चाहते हो कि ये अर्थ है, इस पर ये अपनी रॉकेट यहाँ स्टेशनरी रहे, इसका मतलब है इस पे जो वेट लग रहा है उसको कौन बैलेंस करेगा? इसका अप थ्रस्ट। भाई देखो, इस पे अप थ्रस्ट लगता है ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये यहाँ बैलेंस हो जाए, यानी अर्थ से थोड़ा उठ के रुक जाए। अब अर्थ से थोड़ा उठ के रुकेगी तो इसका मतलब mg किसको बैलेंस करेगा? भाई इस पे नेट फोर्स 0 होगा। भाई ये अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रुक जाए, अगर रुक जाए इसका मतलब नेट फोर्स इस पे 0 हो गया। 0 होने का मतलब है कि अप थ्रस्ट और वेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। भाई देखो, कोई चीज़ मैं बोलूँ ये मास हवा में रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से इस पे mg लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो, इसको यहाँ हवा में रखना है तो ऊपर कोई ना कोई फोर्स चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि ये अर्थ से थोड़ा उठ के और वहीं रुका रह जाए, ठीक है, यानी खाली अपना वेट को बैलेंस करे हवा में। अब हवा में वेट को बैलेंस करेगा तो सिंपल सी बात है, इसको mg को रोकने के लिए या mg को बैलेंस के लिए अप थ्रस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये अप थ्रस्ट किसके बराबर हो जाए? वेट के बराबर। तो लिखो अप थ्रस्ट अपना कितना है? Vr माइनस dm/dt इज इक्वल टू mg। इससे आपको कुछ भी पूछ सकता है, dm दे दे dt पूछ लेगा, dm/dt दे दे तो Vr पूछ लेगा, m दे देगा, g दे देगा, कुछ भी दे देगा। वेरिएबल्स में अपने को खेलना है। 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ पूछ सकता है आपको कि इस पर ऊपर की ओर इतना एक्सेलरेशन हो। जैसे मैं कहूँ कि ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाए। अब देखो, ऊपर की ओर जाने के लिए मैं क्या कहूँगा, मान लो इसके पास मास m है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? भाई ये ग्राउंड पे है, मैं बोलूँ ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाए, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? भाई ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगी तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना होना चाहिए? अच्छा, नेट फोर्स यही तो होता है अपना, इनकी मैं लिख सकता हूँ ma इज इक्वल टू FUT माइनस F। अच्छा, ये ऊपर की ओर जाए तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। वो बोले जस्ट बैलेंस करे तो इसका मतलब ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि आप अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें बिल्कुल क्लियर होता चलेगा, ठीक है। के बाद आता है सम बेसिक फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में कुछ एक बेसिक फोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। 3 फोर्स हैं। सबसे पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन से जो फोर्स आता है, जब कोई मास m हो तो उस पर फोर्स लगेगा mg। इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ की ओर होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई इंक्लाइन प्लेन रखा है अपना थीटा एंगल पे, अब इस पे मास लगा है m, तो इस पे फोर्स हमेशा वो होगा mg। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स इसके अपोजिट ही लगता है। ध्यान रखना, ये फोर्स किधर लगेगा? हमेशा नीचे की ओर। एक एग्जांपल और दिया था, जब स्ट्रिंग वाला एग्जांपल दिया था उस टाइम इसके पास कितना फोर्स था? mg। तो वेट फोर्स आप लगा सकते हो इजीली। आपको कहीं भी मास दिया हो, आपको उसके परपेंडिकुलर mg लगाना है, ठीक है। बट ये बात अलग है कि इसमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम xy ये होता था। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको xy में बदलेंगे तो अपन xy ऐसा कुछ ले लेंगे। भाई अपना देखने का ही तो फ़र्क है, xy ऐसा भी ले सकते हैं, xy ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें xy ऐसा ले लेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वेट फोर्स आप सिंपल सा लगा सकते हैं। दूसरा अपना होता है नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स, डिनोट करूँगा मैं हमेशा n से, याद रखोगे। ये क्या होता है कि जब भी फोर्स, ये अपना एक कैसा फोर्स आता है, ये कांटेक्ट फोर्स की
सीरीज में आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये जब तक अप्लाई नहीं होता जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, मान लो एक ये मास है m, मास m का एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर ये इस सरफेस के टच में नहीं है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन 0। जब ये इस ब्लॉक इसकी सरफेस के टच करेगा इसको, तब देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा आपको पेयर में मिलता है। ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन किससे प्रोड्यूस होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर से। भाई देखो ये मास mg लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, mg जस्ट अपन ने पढ़ा है mg हमेशा नीचे की ओर लगेगा। ये ब्लॉक जब इस पे टच करेगा तो mg इस ब्लॉक पे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। अब ध्यान से देखोगे तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो mg फोर्स है, वेट फोर्स है, ये इस पे भी तो लगा है, यानी कि ये ब्लॉक m और ये सरफेस, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ mg इस ब्लॉक पे लगा है नीचे की ओर, यानी कि ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है mg नीचे की ओर। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे क्या लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक जो लगाएगा उसे मैं लिखूँगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उतना ही फोर्स या उतना ही नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ये लगाएगा सरफेस, किस पे, ब्लॉक पे। दोनों देखो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है अपना, कांटेक्ट फोर्स। हर फोर्स के, हर जो भी सरफेस कांटेक्ट में होगी उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। वो कैसा होगा, ब्लॉक किस पे लगाएगा वो भी नॉर्मल फोर्स अपना नॉर्मल रिएक्शन है, और सरफेस ब्लॉक पे लगाएगी वो भी नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, यानी मैं ब्लॉक के लिए लिखूँगा कि इस पर n लगा है। ये n किसकी वजह से है, सरफेस की वजह से। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, ये किसकी वजह से है, ये है ड्यू टू ब्लॉक। इत्तेफाक से n और mg अपने क्या है, बराबर। ठीक है, हुआ क्लियर। तीसरा अपना होता है स्प्रिंग फोर्स। वैसे तो जो जो फोर्स अपने न्यूमेरिकल में आएंगे वैसे वैसे अपन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो इतना तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आप पढ़ के आते होंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस स्प्रिंग की बात करूं, जब इस स्प्रिंग को आप खींचोगे इधर इनिशियल पोजीशन से, मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, उसके बाद आप इसको यहाँ तक खींच के लाए तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होता है अपना, एक्स। पहले ये स्प्रिंग यहाँ तक थी। ठीक है, इस स्प्रिंग को मैंने खींच के यहाँ तक बढ़ाया x तक। तो देखो जब स्प्रिंग को खींचूंगा तो फोर्स किधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। स्प्रिंग को नीचे खींचा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। क्लियर हुआ। जब ये x 0 हो जाएगा, यानी ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल स्प्रिंग होगी, तो फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, अगर इसी स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस, इसको मैंने x इधर कंप्रेस किया तो अपना फोर्स किधर लगेगा, F इधर, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इसके अपोजिट। वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू के एक्स, वैल्यू वाइज ये होगा। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग फोर्स आ गया। दूसरा होता है अपना, लास्ट अपन डिस्कस करेंगे इसमें, टेंशन फोर्स। ठीक है, देखो इसको डिनोट करते हैं T से, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है, वो होती है, याद रखोगे डायरेक्शन को, अवे फ्रॉम अटैच्ड ऑब्जेक्ट। याद रहेगी, टेंशन की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम अटैच्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये रस्सी है, इस पे ब्लॉक रखा है m। ठीक है, अब ये फोर्स m है, अगर इस पे ग्रेविटी अप्लाई है
तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, mg। भाई इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg। तो रस्सी में टेंशन देखो, ये ब्लॉक जैसे इस पे mg लगा, ये रस्सी क्या हो गई अपनी टाइट। ध्यान से देखो, ये ब्लॉक न तो वर्टिकल ऊपर जा रहा न नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर जितना फोर्स लगा है, भाई ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर जितना फोर्स लगा उतना ही नीचे लगा है। देखो इस पे नीचे की ओर फोर्स कितना लगा है, mg। इसका मतलब ऊपर की ओर भी फोर्स कितना लगा होगा, अपवर्ड भी फोर्स कितना रहा होगा, mg। भाई तभी तो कोई चीज़ रुक सकती है। आप एक ब्लॉक है, इसको इधर 10 न्यूटन से इधर 10 न्यूटन से खींचोगे तभी तो ये स्टेशनरी रहेगा। ये बोल रहा है ये ब्लॉक स्टेशनरी है, इसका मतलब इस पे mg अगर नीचे की ओर लगाए तो ऊपर की ओर भी क्या लगा होगा, mg। बट ऊपर की ओर फोर्स जो लगा है वो क्या लगा है, भाई रस्सी है तो क्या लगा अपना, टेंशन T। T की डायरेक्शन कैसी होती है, ये वाला ब्लॉक है इससे अवे, पहला ये वाला जो ऑब्जेक्ट अटैच है उससे अवे। देखो अब आपको किसी पॉइंट पे चाहिए, मान लो इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो टेंशन ऐसा होता है, टेंशन भी अपना पेयर में आता है कि इधर जितना टेंशन उधर भी इतना ही टेंशन। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी टेंशन अपना वेरिएबल फोर्स भी होता है, सॉरी ऐसा नहीं, ये पेयर में ही आता है टेंशन। अब देखो इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक को ऊपर खींच कौन रहा है, रस्सी किसकी वजह से खींच रही है, टेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये वाला अपना फोर्स कितना हो गया, टेंशन। अब टी की वैल्यू देखो यहाँ से आ तो कितनी गई, mg। ठीक है, यानी कि इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन। तो रस्सी का टेंशन कितना होगा, mg। ओके, तो अपना क्या था, लास्ट जो फिनोमिना है वो अपन डिस्कस कर रहे थे, टेंशन। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, मास m, तो इस पे नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर कौन लगेगा, इस रस्सी का टेंशन। ये टेंशन इसके बराबर। ठीक है, टेंशन अपना हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। अब देखो कुछ एक चीज़ मैं बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी पॉइंट पर टेंशन उस वेट फोर्स के इक्वल होगा जो उस पॉइंट पर नीचे की ओर बैलेंस्ड है। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, दूसरा मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। दूसरा है, अगर रस्सी या स्ट्रिंग मासलेस है देन उसमें हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगा, टी क्या रहेगा, सेम होगा। देखो इसकी फीलिंग समझो, जब आपको किसी भी टेंशन पर किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालने को बोले तो उस पर देखोगे कि उसके नीचे कितना वेट फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये रस्सी है, इस पे 5 kg वेट लगा है, या फिर M1 ब्लॉक है, तो इस पे देखो, इस रस्सी पे मैं बोलूँ इस रस्सी का वेट भी कितना है, इस रस्सी का वेट, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल टाइप लेता हूँ कि इसका मास है 5 kg, ग्रेविटी है अपनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, ये जो रस्सी है इसका मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, और मान लो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर हाइट पे। मैं बोलूँ इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ पे आपको टेंशन बताओ, इस रस्सी में इसके मिड पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी। तो मैं क्या लिखूँगा, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछ रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन पूछ रहा है, इसके नीचे कितना मास है। एक तो 5 kg इस ब्लॉक का है, प्लस
भाई ये 5 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, ठीक है। इसका कितना वेट है 2 kg, यानी ऊपर 1 kg नीचे भी 1 kg, यानी टोटल ये कितना वेट लटका रही है 1 kg इस रस्सी का और 5 kg इस ब्लॉक का, यानी कि नेट वेट कितना है, नेट वेट है 6 kg। तो नेट फोर्स कितना होगा नीचे की ओर, होगा 6 × mg 10, यानी 60 न्यूटन, यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा अपना 60 न्यूटन। एक बार कॉन्सेप्ट बनाते चलिए छोटे छोटे, जिस भी पॉइंट पे पूछे उसके नीचे कितना वेट लटका है या कितना वेट बैलेंस कर रखा है, उसी को अपन बोलते हैं उस पॉइंट पर टेंशन। जैसे इस पॉइंट पर पूछता तो इस पॉइंट पर कितना वेट है सिर्फ 5 kg, तो मैं लिखता 50 न्यूटन। मिड पॉइंट पे पूछा 60 न्यूटन। इस पॉइंट पे पूछेगा तो इस पॉइंट पे नीचे कितना वेट लटका रखा है इस रस्सी ने, 2 kg रस्सी का, 5 kg इसका, 7 kg। फोर्स होता है W = मास × एक्सेलरेशन, यानी कि 70 न्यूटन। क्लियर हुआ? यानी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। कब? जब आपकी रस्सी कैसी हो, मास विद मास, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है जब मासलेस हो, यानी यही पार्टिकल, जैसे मान लो इस रस्सी पे कितना है 5 kg, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, कितना वेट लटका है 5 kg mg, यानी कि g अपना कितना होता है 10, तो 50 न्यूटन। इस पॉइंट पर 50 न्यूटन, इस पॉइंट पर 50 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये रस्सी कैसी है, मासलेस। वो बोल रहा है रस्सी कैसी है, मासलेस। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम, हर पॉइंट पर t सेम रहेगा। कब तक? जब तक रस्सी सिंगल होगी या फिर रस्सी में जॉइंट ना, या फिर रस्सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई आपकी पुली है, ये आपकी कोई रस्सी है, इधर मास m1 है, इधर मास m2 है, ठीक है। मान लो m1 अपना कम है m2 से, m2 ज़्यादा है तो ये नीचे की ओर भागेगा और ये ऊपर की ओर। देखो जब तक रस्सी सेम रहेगी, पहली चीज़ रस्सी अगर मासलेस है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम। इसके पीछे रीजन, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक सीधी जुड़ी है, बीच में कोई ब्लॉक नहीं आया, कोई जॉइंट नहीं आया, तो इस रस्सी का टेंशन यहाँ भी कितना रहेगा t, यहाँ भी कितना रहेगा t। देखो हर ऑब्जेक्ट से दूर की ओर टेंशन होता है। इस पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहोगे तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन होगा t, यहाँ इस ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन होगा t, यानी इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा, वैल्यू होगी t। वो अपन निकालेंगे कितना होगा टेंशन, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे, ठीक है। यानी रस्सी अगर जब तक मासलेस है और सेम है तो अपना टेंशन होगा t। दूसरी ये वाली कंडीशन, ये जो सरफेस है ये कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस। ये अगर फ्रिक्शन लेस होगी तभी ये टेंशन क्या रहेगा, t, ठीक है। देखो ये मास m1, ये मास m2, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर इस पर फोर्स लगा हो F, तो जब भाई इस पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स इस ब्लॉक को खींचेगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ टेंशन होगा T, दूसरा इस पॉइंट पे यहाँ टेंशन होगा T। तो देखो इसकी फिनोमिना को मैं कैसे पढ़ूँगा, F ब्लॉक, F फोर्स किस मास को खींच रहा है, M2 को, M1 को नहीं खींच रहा है। F ब्लॉक किसको, F फोर्स किसको खींच रहा है, M2 को। M1 को कौन खींच रहा है, ये टेंशन। ये टेंशन किसके वजह से आई, इस रस्सी की वजह से। रस्सी में क्यों आई, क्योंकि रस्सी किसके साथ अटैच है, इस मास के वजह से। इस मास को किसने फोर्स खींचा है, F ने। अगर इस मास पे फोर्स F लगेगा तो इस रस्सी में टेंशन आएगा T से। अगर स्ट्रिंग आपकी मास लेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, T, ठीक है। दूसरा, जब पुली टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उनमें क्या क्या सीखा अपन ने, कि इधर मास M1 है, इधर मास अगर M2 है, तो वो कहता है कि इसमें टेंशन T ही रहेगा, ठीक है। टेंशन अपना कितना रहेगा, T, जब तक
ये वाली सरफेस देखो, रस्सी कहाँ कनेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे। ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस, ठीक है। दूसरा, ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, मास लेस। अब आओ, अगर सेम पुली पे कोई रस्सी लटकी है, ये मास M1, ये M2, अगर ये रस्सी विद मास, इसका आपको दे रखा हो मान लो M, तो यहाँ टेंशन T1 अलग होगा, यहाँ टेंशन T2 अलग होगा, ठीक है। इस रस्सी का मास अलग है तो यहाँ भी टेंशन आपका T3 कुछ अलग होगा, यहाँ भी टेंशन आपका T4 कुछ अलग होगा, यानी हर एक पॉइंट पे आपका टेंशन क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। मैंने फ्रिक्शन लेस वर्ड का यूज़ लिया है। जब बात करूँ फ्रिक्शन की, तब मान लो एक ब्लॉक आपके पास है M1, ठीक है, यहाँ आपकी पुली लगी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। ये मान लो पुली है, ये ब्लॉक है आपका M1, इस रस्सी के सहारे दूसरा ब्लॉक आपका M2। तो ध्यान से देखो, सपोज करो अगर M2 ज़्यादा हुआ तो ये वेट नीचे आएगा, वे मास ज़्यादा होगा, ये वेट नीचे आएगा। तो इस रस्सी में मान लो यहाँ टेंशन कितना है, T2, यहाँ टेंशन कितना है, T2। रस्सी अपनी स्ट्रिंग कैसे ली है मैंने, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपना विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है आपको यहाँ का। अगर मान लो आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा हो न्यू, देखो फ्रिक्शन किस किस के बीच में है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। फ्रिक्शन इज वर्किंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। लाइक फ्रिक्शन किस किस के बीच में काम कर रहा है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में। और उसने बोला फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, न्यू। अगले वाले चैप्टर में या अगले वाले वॉल्यूम में फ्रिक्शन के बारे में कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। तो ये कहता है अगर मास ज़्यादा होगा तो ये टेंशन अलग होगा और ये टेंशन अपना अलग होगा, ठीक है। कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा, अगर मान लो मास नीचे की ओर M2 नीचे की ओर मूव करे तो कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा। सपोज करो ये मास M2, लेट M2 डाउनवर्ड, यानी कि M2 अगर नीचे की ओर जा रहा है तो सीधी सी बात है टेंशन 2 ज़्यादा रहा होगा, टेंशन T2 ज़्यादा रहा होगा। भाई ये इसको नीचे खींचेगा तो ये टेंशन ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में या ऐसे फंक्शन में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि जो T2 है वो अपना कितना होता है, T1 e की पावर म्यू इंटू अल्फ़ा। याद रहेगा। ये टेंशन ज़्यादा होगा, पहली बात कि T2 अपना क्या होगा, ज़्यादा होगा T1 से। कितना ज़्यादा होगा, e की पावर T1 इंटू ई की पावर म्यू अल्फ़ा, जहाँ म्यू तो क्या है अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा याद रखना, अल्फ़ा है अपना ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, जहाँ तक रस्सी अपनी कहाँ रही है, कांटेक्ट में, ठीक है। मान लो रस्सी यहाँ तक कांटेक्ट में रही तो ये एंगल अल्फ़ा होगा, कौन सा, जो इसके सेंटर पे है। तो अल्फ़ा है एंगल प्रोड्यूस एट सेंटर ड्यू टू स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग एंगल पे कितना सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा। तो अपना ये वाला टेंशन कितना आता है, T2 इज इक्वल टू T1 e की पावर म्यू अल्फ़ा। म्यू क्या होता है, इन दोनों के बीच में, रस्सी और पुली के बीच में अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इससे ज़्यादा जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हर एक चीज़ अपनी कवर होती जाएगी कि कहाँ टेंशन लगेगा, कहाँ अपना वेट फोर्स लगेगा, कहाँ अपना नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे तो अपना एक लेवल बनता चला जाएगा। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने का एक प्रोसीजर बता देता हूँ। मैं यूज़ करूँगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये चीज़ मैं न्यूमेरिकल करते वक्त समझा दूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ठीक है। अलग से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कहाँ किसके थ्रू यूज़ होते हैं,
फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो आज अपन ने जो डिस्कस किया वो क्लियर कट 3 लॉ मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन यूज़ करे हैं। ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस समझा है, प्लस आपको सूडो फोर्स पता किया है। सूडो फोर्स का कंसेप्ट जैसे ही क्वेश्चन में डालोगे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम गायब हो जाएगा, सारी फ्रेम किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनर्शियल में। और इनर्शियल में फ्रेम कन्वर्ट होती है अपन क्या लगा सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छे से समझा, रॉकेट का प्रोपल्शन समझा। तीसरा कुछ बेसिक फोर्स समझे, टेंशन की फोर्स, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे कैसे यूज करते हैं, मासलेस होती है तो अपनी टेंशन सेम रहती है। ठीक है, अगर विद मास होती है तो अलग अलग होती है। दूसरा, अगर फ्रिक्शन लेस होती है तो अलग होती है, और फ्रिक्शन के साथ कुछ इसका टेंशन का अलग रोल होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में फ्रिक्शन या नेक्स्ट वॉल्यूम में फ्रिक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने सारे वॉल्यूम आएंगे वो न्यूमेरिकल्स के आएंगे, और मैं फिर कहता हूँ फोकस अपना किस पे रहेगा, न्यूमेरिकल्स पे। ओके, थैंक यू।